अस्सलाम वालेकुम। आज हम कौमी आमदनी के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कौमी आमदनी का बहाव क्या होता है, कौमी आमदनी है क्या। कौमी आमदनी की तारीफ़ मुख्तलिफ़ अंदाज में की जाती है। किसी भी मुल्क में अशिया और ख़दमात की सालाना पैदावार की बाज़ारी क़दर को कौमी आमदनी कहते हैं। इस तरह किसी भी मुल्क में साल भर में होने वाली माशी सरगर्मियों से हासिल होने वाली कुल आमदनी को भी कौमी आमदनी कहा जाता है। इसमें पैदावार के तमाम अवामिल जैसे किराया, उजरत, सूद, मुनाफे की सूरत में होने वाली अदायगियाँ भी शामिल होती हैं। कौमी आमदनी की तारीफ़ मुख्तलिफ़ माशी माहिरीन ने मुख्तलिफ़ अंदाज में की है। मार्शल के बमूजिब किसी भी मुल्क में कुदरती वसाइल को इस्तेमाल करते हुए मेहनत कश और सरमाए के ज़रिए अशिया और सामान और ख़दमात की शक्ल में जो सालाना नक़द पैदावार होती है वो कौमी आमदनी है। ये मुल्क की असल आमदनी या सरमाया होती है। पीगो की तारीफ़। ऐसी पीगो के बमूजिब कौमी आमदनी किसी भी समाज की वाक़ई आमदनी है जिसमें बैरून मुल्क से हासिल होने वाली आमदनी भी शामिल है। फ़िशर के मुताबिक फ़िशर ने कौमी आमदनी के लिए सारिफियत को बुनियाद बनाया। सारिफियत यानी कि खर्च मार्शल और पीगो ने इसे पैदावार करार दिया। फ़िशर के बमूजिब कौमी आमदनी सिर्फ हकीकी सारिफिन को मिलने वाली खिदमत पर मुनहसर होती है। फ़िशर की तारीफ़ मार्शल और पीगो की तारीफ़ों से बेहतर है क्योंकि फ़िशर की तारीफ़ ने आमदनी की फलाह को मद्देनज़र रखा है जो सारिफियत पर मुनहसर है और सारिफियत मियारी ज़िंदगी की नुमाइंदगी करता है। कुज़नेट की तारीफ़। असरी नुक़्ता नज़र से कुज़नेट के बमूजिब कौमी आमदनी किसी भी साल में हतमी सारिफिन के हाथ पहुँचने वाली मुल्क की वो पैदावार है जो अशिया और ख़दमात से नक़द हासिल होती है। मईशत में तैयार अशिया और ख़दमात के सालाना बहाव की ज़री क़दर को कौमी आमदनी कहते हैं। इस तारीफ़ के बाज़ पहलुओं की छानबीन ज़रूरी है। पहले इस बात को ज़ाहिर करना चाहिए कि इस तसव्वुर का ताल्लुक़ क़दर से है क्योंकि मईशत में पैदा करदा अशिया और ख़दमात की मक़दार को कौमी आमदनी में शामिल किया जाता है जो हमजिन्स नौइयत की नहीं होती, इसलिए इनकी तबाई मक़दारों का मजमूआ नहीं किया जा सकता। लिहाजा ज़र के पैमाने के इस्तेमाल से इन मुतफ़र्रिक़ पैदावारों को और उनके आदाद व शुमार को जमा किया जाता है। कौमी आमदनी का तसव्वुर बहाव के तसव्वुर के साथ वाबस्ता है जो दी हुई मुद्दत में मक़दार पैदावार को ज़ाहिर करता है। तो कौमी आमदनी क्या है? किसी भी मुल्क में कौमी आमदनी को तय करने और इस पर असरअंदाज होने वाले कई अवामिल होते हैं जिस तरह से कि कुदरती वसाइल हैं। तो किसी भी मुल्क में दस्तयाब कुदरती वसाइल, इसके माहौलियाती हालात, जोग्राफ़ी ख़ुसूसियात, ज़मीन की ज़रख़ज़ी, काने, तेल के वसाइल वग़ैरह कौमी आमदनी की मक़दार पर असरअंदाज होते हैं। दूसरा है पैदावारी अवामिल का म्यार और मक़दार। किसी भी मुल्क की कौमी आमदनी पैदावारी अवामिल के ज़ख़ीरे के म्यार और मक़दार से बहुत हद तक मुतासिर होती है। टेक्नोलॉजी की कैफियत। किसी भी मुल्क की जानिब से हासिल होने वाली टेक्नोलॉजी की सतह पैदावार और कौमी आमदनी को मुतासिर करती है। पैदावार की असरी टेक्नोलॉजी से मुल्क के वसाइल को बेहतर तौर पर इस्तेमाल करने में मदद मिलती है। और दूसरा असरअंदाज अवामिल है सियासी अज़ाइम व इस्तेहकाम। मुल्क में पाई जाने वाले सियासी अज़ाइम व इस्तेहकाम से मनसूबाबंद अंदाज में माशी तरक्की और कौमी आमदनी की तेज़ रफ्तार नमो में मदद मिलती है।
अब हम कौमी आमदनी के नज़रियात यानी कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे। कौमी आमदनी के नज़रियात मुख्तलिफ है, जिस तरह से कुल कौमी पैदावार, खाम कौमी पैदावार और खाम घरेलू पैदावार, शख्सी आमदनी, फाजिल आमदनी, हकीकी आमदनी, फ़ीकस आमदनी, ये तमाम कौमी आमदनी के कॉन्सेप्ट्स हैं, अज्जा। कुल मकामी पैदावार, नक़द कौमी पैदावार, अवामिल की ख़तर पर नक़द कौमी पैदावार, शख्सी आमदनी, फाजिल आमदनी, हकीकी आमदनी और फ़ीकस आमदनी। कुल आमदनी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कौमी आमदनी को क़दर की शक्ल में बयान किया जाता है, यानी आमदनी की तकमील के सिलसिले में अशिया और खदमात की कीमतों को इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से हम दो तरीक़ों से उसके फ़र्क देखते हैं, एक कीमतों का फ़र्क और बाज़ार में मुरवजा कीमतों से होता है, जिसको बाज़ार की कीमत कहते हैं। इन कीमतों में दरमियानी पैदावार लागत इब्तिदाई अवामिल जैसे ज़मीन, मेहनत, असल और तंजील से ताल्लुक़ रखती है। इनमें अदाइयों और बिलवास्ता मुहासिल के साथ माली इमदाद भी शामिल की जाती है। तो इन बाज़ारी कीमतों की बुनियाद पर हासिल करदा आमदनी को बाज़ारी कीमतों की बुनियाद कौमी आमदनी कहा जाता है। कुल कौमी पैदावार को बाज़ार की कीमत पर कुल कौमी पैदावार भी कहते हैं। कुल कौमी पैदावार किसी भी साल मुल्क में ताज़ा बाज़ारी क़दर पर तैयार होने वाली कुल मजमूई अशिया और ख़दमात तो कुल कौमी पैदावार को बाज़ार की कीमत पर कुल कौमी पैदावार भी कहते हैं। कुल कौमी पैदावार किसी भी साल मुल्क में ताज़ा बाज़ारी क़दर पर तैयार होने वाली कुल मजमूई अशिया और ख़दमात होती हैं। इनमें बैरून मुल्क से आने वाली नक़द आमदनी भी शामिल होती है। कुल कौमी पैदावार के बुनियादी हिस्से इस तरह हैं: सारिफीन की जानिब से ख़रीदी जाने वाली अशिया और ख़दमात, यानी कि सारिफियत, कंजम्पशन। सरमाया अशिया में ख़ानगी तौर पर कुल घरेलू सरमायाकारी। हुकूमत की जानिब से सर्व की जाने वाली अशिया और ख़दमात, सरकारी मसारिफ। तो इस तरह से GNP = C+I+C+X होता है। अवामिल की क़दर पर कुल कौमी पैदावार किसी भी मुल्क में एक साल में पैदावार के मुख्तलिफ अवामिल के ज़रिए पैदा होने वाली कुल आमदनी को कहते हैं। बाज़ार की कीमतों पर कुल कौमी पैदावार में उजरतें, किराया, सूद, डिविडेंड हिस्से, गैर मुनक़सिमा मुस्तनद तिजारती मुनाफ़े, मिली जुली आमदनी, रास्त मुहासिल, बेरास्त मुहासिल, खसारा और बैरून मुल्क से हासिल होने वाली आमदनी शामिल होती है। मुल्क की क़दर पर कुल कौमी पैदावार में रास्त मुहासिल के बग़ैर
مندرجہ بالا تمام امور شامل رہتے ہیں۔ کل قومی پیداوار بازار کی شرح پر ہمیشہ کل قومی پیداوار عوامل کی قدر پر سے زیادہ ہوتی ہے۔ پیدا کنندوں کو اگر کوئی رعایت سبسڈی ہو تو عوامل کی قدر پر کل قومی پیداوار میں بازار کی شرح پر کل قومی پیداوار کے ساتھ سبسڈی کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ بازار کی شرح پر کل مقامی پیداوار اور ایک ملک میں ایک سال کے اندر ہونے والی پیداوار ہوتی ہے۔ دوسرے معنوں میں کسی بھی ملک میں اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے جو پیداوار ہوتی ہے اسے کل مقامی پیداوار کہتے ہیں، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ۔ چونکہ مقامی پیداوار میں بیرون ملک سے حاصل ہونے والی آمدنی کو شامل نہیں کیا جاتا، اس لیے اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ کل مقامی پیداوار بیرون ملک سے حاصل ہونے والی نقد آمدنی۔ اگر ہم نقد قومی آمدنی میں بیرون ملک سے حاصل ہونے والی آمدنی کو شامل کریں تو ہمیں قومی آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ تو کل قومی آمدنی مساوی ہے کل مقامی آمدنی پلس بیرون ملک سے حاصل شدہ نقد قومی آمدنی۔ نیٹ نیشنل پروڈکٹ بازار کی قیمتوں پر نقد قومی پیداوار ملک کا مقررہ شدہ سرمایہ بچت گزرتے وقت کے ساتھ اشیاء اور خدمات کی پیداوار کے دوران نقصانات سے دوچار ہوتا ہے۔ اسے صارفین پر عائد قیمت خسارے یا تجدید سدھار کے طور پر خرچ ظاہر کرتے ہوئے بازار کی قیمت پر کل قومی پیداوار سے منہا کیا جاتا ہے تاکہ بازار کی قیمت پر کل قومی پیداوار حاصل کی جا سکے۔ عوامل کی قیمت پر اسے قومی آمدنی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کسی بھی معیشت میں ایک سال کے دوران 4 عوامل کرایہ، اجرت، سود، منافع سے حاصل ہونے والی کل آمدنی ہوتی ہے۔ بازار کی قیمت پر نقد قومی پیداوار پیداواری عوامل کے درمیان تقسیم کے لیے دستیاب نہیں ہوتی۔ بالراست محصول کی قیمت جو قیمتوں میں شامل ہوتے ہیں اسے کمپنیاں حکومت کو ادا کرتی ہیں اور پیداواری عوامل کو نہیں۔ اس طرح حکومت کمپنیوں کے مخصوص قسم کی اشیاء اور خدمات کی پیداوار پر سبسڈی رعایت دیتی ہے اور پیداوار کے اس حصے کے اخراجات حکومت برداشت کرتی ہے چونکہ یہ پیدا شدہ اشیاء بازار میں حقیقی قیمت سے کم قیمت میں فروخت کی جاتی ہے، اس لیے سبسڈی کے اس حصے کو بازار کی قیمت کی نقد قومی آمدنی میں شامل نہیں کیا جاتا۔ اس طرح عوامل کی قدر پر نقد قومی پیداوار بازار کی قیمت پر کل قومی پیداوار بالراست محصول پلس سبسڈی۔ دوسرے معنوں میں عوامل کی قدر پر نقد قومی پیداوار مساوی ہے بازار کی قیمت پر کل قومی پیداوار مائنس خسارے مائنس بالراست محصول پلس سبسڈی ہوتی ہے۔ پرسنل انکم شخصی آمدنی یہ کسی بھی ملک میں تمام اشخاص کو تمام راست محصول کی ادائیگی سے قبل ملنے والی کل آمدنی ہوتی ہے جس کو شخصی آمدنی کہتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ کسی بھی ملک میں تمام اشخاص کو تمام راست محصول کی ادائیگی سے قبل ملنے والی کل آمدنی ہوتی ہے۔ لوگوں کے لیے تمام قومی آمدنی دستیاب رہتی ہے۔ بڑے محصول کمپنیاں ادا کرتی ہیں۔ اسی طرح کمپنیاں اپنے منافع کا کچھ حصہ توسیع پسندی ہنگامی ضروریات کی تکمیل کے لیے پس انداز کر لیتی ہیں اور منافع کا یہ حصہ حصص کے حصے داروں میں بھی تقسیم نہیں کیا جاتا۔ تنخواہ یافتہ ملازمین سماجی تحفظ میں اپنا حصہ ادا کرتے ہیں تو حکومت سماجی تحفظ کے وظائف جیسے وظیفہ، بے روزگاری بھتہ، اسکالرشپ وغیرہ بھی فراہم کر سکتی ہے۔ یہ سماج کے چند طبقات کو دیے جانے والے وہ وظائف ہیں جو لوگوں کی جانب سے پیداواری خدمات انجام نہ دیے جانے کے باوجود دیے جاتے ہیں، انہیں منتقلی ادائیگی کہا جاتا ہے۔ شخصی آمدنی مساوی ہے عوامل کی قدر پر نقد قومی پیداوار مائنس غیر منقسم بڑے منافع بڑے محصول مائنس سماجی تحفظ کے چندے پلس ادائیگیوں کی منتقلی۔ فاضل انکم ڈسپوزیبل انکم فاضل آمدنی ایک فرد کے پاس بچ جانے والی وہ آمدنی ہے جو تمام راست محصول جیسے انکم ٹیکس، جائیداد ٹیکس وغیرہ کی ادائیگی کے بعد بچی رہتی ہے۔
تو فاضل آمدنی مساوی ہے شخصی آمدنی مائنس راست محاصل، اور فاضل آمدنی مساوی ہے صارفیت پلس بچت، یعنی صارفین جو صرف کرتے ہیں اور اس کے علاوہ صارفین جو بچت کر کے رکھتے ہیں اس کو فاضل آمدنی کہا جاتا ہے۔ ریئل انکم حقیقی آمدنی، حقیقی آمدنی کسی بھی سال میں ایک بنیاد پر مقرر کردہ عوامی قیمتوں کی شکل میں ظاہر کی جانے والی قومی آمدنی ہوتی ہے۔ قومی آمدنی ایک سال میں اشیاء اور خدمات کی موجودہ سرمایہ قدر ہوتی ہے۔ ایک سال میں پیدا ہونے والی اشیاء اور خدمات گزشتہ سال کے مقابلے میں کم ہو سکتی ہے، تاہم قیمتوں میں اضافے کے باعث نقد قومی پیداوار موجودہ سال میں زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کے برعکس یہ بھی ممکن ہے کہ اشیاء اور خدمات کی پیداوار زیادہ ہوں اور قیمتوں میں گراوٹ ہو، اس کی وجہ سے نقد قومی آمدنی سال گزشتہ کے مقابلے میں کم ہو سکتی ہے۔ اس طرح کے مسئلے سے بچنے کے لیے حقیقی آمدنی کا نظریہ استعمال کیا جاتا ہے۔ فیکس آمدنی کسی بھی ملک کے افراد کی اوسط آمدنی ہوتی ہے۔ اس کو معلوم کرنے کے لیے ہم قومی آمدنی کو آبادی سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ قومی آمدنی کے پیمائش کے طریقے، قومی آمدنی کے پیمائش کے 3 طریقے ہیں۔ ایک ہے پروڈکٹ میتھڈ یعنی کہ پیداواری طریقہ، دوسرا ہے انکم میتھڈ آمدنی کا طریقہ، تیسرا ہے ایکسپینڈیچر میتھڈ مصارف کا طریقہ، ویلیو ایڈڈ میتھڈ یہ بھی آمدنی کا طریقہ، یعنی آمدنی میں قدر کا طریقہ، اس کو ویلیو ایڈڈ کہا جاتا ہے۔ تو ہم یہ 3 طریقوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلا ہے پروڈکٹ میتھڈ یعنی پیداواری طریقہ، اسے ایجادی طریقہ یا صرف و خدمات کا طریقہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس طریقے میں ملک میں ایک سال میں پیدا ہونے والی تمام حتمی اشیاء اور خدمات کی بازاری قدر معلوم کی جاتی ہے۔ اشیاء اور خدمات کی کل پیداواری قدر کو متعلقہ بازاری قدر سے ضرب دیا جاتا ہے، اس طرح کل قومی پیداوار معلوم کی جاتی ہے۔ تو GNP is equal to P1 Q1 plus P2 Q2 plus PN QN، جس میں GNP کل قومی پیداوار، P کیا ہے اشیاء اور خدمات کی قیمتیں ہیں، Q پیدا شدہ اشیاء اور خدمات کی مقدار، اور N پیدا شدہ مختلف خدمات ہیں۔ اس میں درمیانی اشیاء اور خدمات کی قدر کو شامل نہیں کیا جاتا، صرف حتمی اشیاء اور خدمات کی قدر کو ہی شامل کیا جاتا۔ جس طرح سے مختلف شعبے ہیں، زراعت، حکومت، پیشہ اور صنعتوں کے خراجی طریقے سے قدر کو معلوم کیا جاتا ہے۔ تینوں شعبوں میں حاصل ہونے والی پیداوار کی پیمائش کی جاتی ہے۔ دوسرا ہے انکم میتھڈ آمدنی کا طریقہ۔ آمدنی کی بنیاد قومی آمدنی عاملین کے پیدا کردہ کمائی کی کل قدر کے مساوی ہوتی ہے۔ شعبے کے تیار پیداوار فائنل گڈ قدر کا تعلق عاملین پیداوار کی آمدنیوں سے ہوتا ہے، جیسے لگان، اجرت، سود، منافع۔ اس طرح تمام اشیاء اور خدمات کے سلے میں عاملین پیداوار کی کمائی ہوئی آمدنیوں کو جمع کر لیا جاتا ہے، جو قومی آمدنی میں شامل کیے جاتے ہیں۔ تیسرا ہے ایکسپینڈیچر میتھڈ مصارف کا طریقہ۔ قومی آمدنی کا تخمینہ تیار اشیاء اور خدمات پر کیے گئے جملہ اخراجات کو جمع کرنے ہی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس طریقے کے تحت 3 اہم شعبوں کے اخراجات صرف کو جمع کرتے ہیں، یعنی گھریلو شعبہ، کاروباری شعبہ، حکومتی شعبے کے اخراجات صرف کے مجموعے کو قومی آمدنی کہتے ہیں۔ ویلیو ایڈڈ اس طریقے میں تمام عوامل سے ہونے والی پیداوار کو جمع کرتے ہوئے ملک کی قومی آمدنی کا حساب لگایا جاتا ہے۔ آمدنی کے 4 عوامل کرایہ، اجرت، سود، منافع کی شکل میں آمدنی حاصل کرتے ہیں۔ اس میں ادائیگیوں کی شکل میں ہونے والی آمدنی کو شامل نہیں کیا جاتا۔ اسے عوامل قدر پر مبنی قومی آمدنی کہا جاتا ہے۔
सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, आमदनी का दायरी बहाव। दौर जदीद की मैशत में बेशुमार माशी इकाइयों के दरमियान ताल्लुक़ात का एक जाल पाया जाता है। मसलन जुमला पैदावार, आमदनी, खर्च के दरमियान ताल्लुक़ होता है। तो इन ताल्लुक़ात को आसानी के साथ आमदनी के दायरे बहाव से ज़ाहिर किया जा सकता है। इन तसव्वुरात को समझने के लिए हम एक सादा फ़र्ज़ी मैशियत पर गौर करते हैं कि जिसमें 2 शोबे पाए जाते हैं। पहला शोबा कारोबारी शोबा पर, दूसरा शोबा घरेलू शोबा। तो कारोबारी शोबा आमलीन के पैदावार को बरसरे रोज़गार करता है। तो इस तरह से मैशियत में जो 2 शोबे पाए जाते हैं, तो उसमें 2 शोबा मैशियत होती है। इस तरह से 3 शोबे पाए जाते हैं कि कारोबारी शोबा, घरेलू शोबा और हुकूमती शोबा इसमें शामिल होता है। फिर 4 सेक्टर मॉडल, जैसे कि 4 शोबा मैशियत है, तो इसमें घरेलू शोबा, तिजारती शोबा, हुकूमती शोबा के अलावा बैरूनी ममालिक भी इसमें शामिल होते हैं। तो इसको 4 शोबा मैशियत होती है। इस तरह से आमदनी का बहाव एक मैशियत से दूसरी मैशियत में होता है, नहीं कि एक शोबे का खर्च दूसरे शोबे के लिए क्या होगा, आमदनी का बास होगा। तो आमदनी एक ठहराव नहीं है, बल्कि आमदनी बहाव होती है, नहीं कि आमदनी एक शोबे से दूसरे शोबे को मुंतकिल होती है। तो इस तरह से हम कौमी आमदनी के बहाव के बारे में पढ़ेंगे। किस तरह से 2 शोबा मैशियत में आमदनी का बहाव होता है। तो अब एक शोबा है घरेलू शोबा, दूसरा शोबा है तिजारती शोबा। तो इन दोनों के दरमियान में आमदनी का किस तरह से बहाव होता है। कारोबारी शोबा आमलीनी पैदावार को बरसरे रोज़गार करता है, अशया की पैदाइश फ़रोख्त के लिए की जाती है। घरेलू शोबा आमलीनी पैदाइश पर मुश्तमिल है, यानी ये शोबा आमलीन पैदाइश की खदमात की रसद फराहम करता है और कारोबारी शोबे के पैदावार को सर्व करता है। घरेलू शोबे के माशी कारिंदों को हम सारिफीन का नाम देते हैं, जबकि कारोबारी शोबे में इनको पैदाकार कहा जाता है। तो इन दोनों शोबों के दरमियान 2 किस्म के तबादले अंजाम पाते हैं। सबसे पहले तो घरेलू शोबा कारोबारी शोबे को आमलीन पैदाइश की खदमात मुहैया करता है और इसके मुआवजे में कारोबारी शोबे से अशिया और खदमात हासिल करता है। ये बहाव मियारी नौइयत के होते हैं और एक दूसरे का तवाज़ुन कायम रखते हैं। घरेलू आमलीन पैदाइश को खदमात की अंजामदही के मुआवजे में तिजारती शोबे से आमदनी हासिल होती है। इस आमदनी को ये शोबा खर्च की सूरत में तिजारती शोबे को वापस करता है। ऐसे तर्ज अमल को बहाव की शक्ल में पेश किया गया है। इस बहाव के नक्शे पर गौर करने से मालूम होता है कि ज़री बहाव और हकीकी बहाव मुतज़ाद सिमत में पाए जाते हैं। ये तज़ाद इसलिए पाया जाता है कि कारोबारी शोबा जब घरेलू शोबे को अशिया और खदमात की रसद फराहम करता है, तो इस शोबे को इन अशिया और खदमात की फ़रोख्त के मुआवजे में घरेलू शोबे से ज़र हासिल होता है। तीन शोबा मैशियत। तो इस तरह से तो तीसरा मफहूम है कि पैदावार का अमल सिर्फ तिजारती शोबे से वाबस्ता है, लेकिन हकीकत तो यह है कि हुकूमत भी अमले पैदावार में माशी कारोबार में हिस्सा लेती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक शुबा जिस तरह से हुकूमत को आमदनी का ज़रिया बनता है कि हुकूमत को आमदनी टैक्सेस के ज़रिए हासिल होती है, जो घरेलू शोबा और तिजारती शोबा दोनों शोबा को टैक्सेस की मदद से आमदनी हुकूमत को हासिल होती है। फिर वही आमदनी को हुकूमत रियाया की अवाम की भलाई के लिए सर्व करती है, जिससे घरेलू शोबा भी इस्तिफ़ादा हासिल करता है और तिजारती शोबा भी इस्तिफ़ादा हासिल करता है। ये कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलतें वगैरह हुकूमत की जानिब से ही अमल में आती हैं। इस तरह ये दायरी अमल मुकम्मल होता है। दायरी अमल के जारी रहने का रुझान उस वक्त तक पाया जाता है जब तक कि मैशियत में बैरूनी अनासर मदाखलत नहीं करते हैं। और इसके साथ साथ 4 शोबा मैशियत। 4 शोबा मैशियत में इन्हें के जिस तरह से घरेलू शोबा है और तिजारती शोबा है, हुकूमती शोबा है, इसके अलावा जब हम बैरूनी ममालिक
ममालिक से तिजारती ताल्लुक़ात कायम करते हैं तो दरामद और बरामद की शक्ल में एक मुल्क से दूसरे मुल्क को आमदनी हासिल होती है। दरामदात के बस में हमको जो है सो ख़र्च करना पड़ता है, और जब हम बरामदात करते हैं तो दूसरे ममालिक से, बैरूनी ममालिक से हमको आमदनी हासिल होती है। तो इस तरह से 4 शुबा मईशत में आमदनी का दायरे बहाव चलता है। हमें आमदनी के पैमाइश में कुछ मुश्किलात भी दरपेश होते हैं। वो मुख्तलिफ है। कई अशिया और मसनूआत ख़रीदी से क़बल कई मरहलों से गुज़रती हैं। अगर नहीं उन्हें गिनना शुरू किया जाए तो इम्कान है कि उन्हें दोबारा गिनना गया हो। मुफ्त में अंजाम दी जाने वाली खदमात और फराहम की जाने वाली अशिया को कुल कौमी पैदावार में शामिल नहीं किया जाता। गैर क़ानूनी सरगर्मियों से कमाई गई आमदनी को कुल कौमी पैदावार में शामिल नहीं किया जाता। उमूर ख़ानदारी अंजाम देने वाली ख़वातीन गैर अदायगी वाली खदमात को भी ज़ेर गौर नहीं रखा जाता है। तो इस तरह से कौमी आमदनी का दुरुस्त अंदाज़ा मिलना मुश्किल होता है। लेकिन इसके बावजूद भी कौमी आमदनी की अहमियत पाई जाती है। कौमी आमदनी के तख़मीने की अहमियत के कई वजूहात हैं। माशी मंसूबों की तैयारी और कौमी माशी पॉलिसियों की तैयारी में कौमी आमदनी तख़मीनात की बहुत अहमियत है। कौमी आमदनी के आदाद शुमार, तहक़ीक़ और मुल्क में सरमाए की तक़सीम में मावन होते हैं। यह हमें मईशत के तमाम शुबों के मज़ाहिर की जाँच करने और शुबों में बाहमी ताल्लुक़ को समझने में मावन होता है। बचत मख्तस करने की तैयारी में भी ये बेहद मददगार साबित होते हैं। इससे हमें मुल्क के मेयार ज़िंदगी का अंदाज़ा लगाने का मौका मिलता है। इससे दीगर ममालिक से माशी नमू का तक़ाबुल करने में भी मदद मिलती है। इससे मुल्क के कुदरती वसाइल के इस्तेमाल के सतह का अंदाज़ा लगाने की वाज़ेह तस्वीर सामने आती है। ये मुल्क में फ़ीका आमदनी का हिसाब लगाने में ज़रूरी है, जिससे फ़लाह का अंदाज़ा होगा और कौमी आमदनी के तख़मीने भी ज़रूरी होते हैं। तो इससे मुल्क के सरकारी और अवामी शुबों के रोल को समझने में मदद मिलती है। तो इस तरह से कौमी आमदनी के पैमाइश की तख़मीने की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। आज़ादी की फ़ौरी बाद हिंदुस्तान में साल 1949 में हुकूमत ने हिंदुस्तान की कौमी आमदनी के तख़मीने के लिए मिस्टर P.C. महालनोबिस, डॉक्टर गिलगुल और डॉक्टर V.K.R. राव पर मुश्तमल कौमी आमदनी तख़मीना कमेटी के क़याम की। मौजूदा ज़माने में मरकज़ी इशारियाती तंज़ीम CSO को कौमी आमदनी का तख़मीना लगाने की ज़िम्मेदारी आयद की गई है। थैंक यू।